Hello guys, this is Surya Pratap Singh and here we are to discuss the lecture number 7 of chapter 5 Laws of Motion. In the last lecture we have discussed about some problems based on Newton's second law and we are here to start with the problems, some more problems on Newton's second law. ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं न्यू जिसमें हम नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह निकाल रहे थे। पहले हम सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे थे और एक्सेलरेशन निकाल रहे थे लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें। आज हम इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, इसमें भी हम नॉर्मल रिएक्शन ही निकालेंगे और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ही निकालेंगे, बट जो सवाल होंगे वो सवालों का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसको अपन भले ही बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, पर इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो आपको थ्रू आउट 11th एंड थ्रू आउट 12th यूज होने वाले हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स आर मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। चलो तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हम 10 क्वेश्चंस तक खत्म कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन 11 जो है वो कुछ ऐसा है कि आपको क्या दिया है, 2 ब्लॉक्स दिए हैं। अभी तक आपको बोला कि मतलब ऐसे साइड बाय साइड ब्लॉक नहीं रखे थे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा था, पर अब मैंने ब्लॉक के बगल में ब्लॉक रख दिया। एक सरफेस पे ब्लॉक के बगल में ब्लॉक रख दिया, इसका मास m1 बोल दिया, इसका मास मैंने m2 बोल दिया, और बोला कि मैंने अगर इस पे ऐसे फोर्स इधर F लगाया, m1 मास पे इधर से ऐसे फोर्स लगाया, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो मूव करता है साथ में, मतलब ये दोनों स्टिक रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, स्टिक रहते हुए पूरा सिस्टम मूव करता है साथ में। ठीक है, तो बताओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, और बताओ कि इन दोनों के बीच में ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा या ये बॉडी इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, वो नॉर्मल रिएक्शन बताओ, है ना। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 एंड m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये आपको 2 चीजें फाइंड करनी है। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, चलो बढ़िया है, और नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो हम सब फोर्सेस इस पे बनाएंगे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखो इस पे mg लग रहा होगा, यहाँ पे देखो इस पे m2g लग रहा होगा, यहाँ पे इस पे m1g लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ m2g, अच्छा बढ़िया। ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, सपोज मैं बोल देता हूँ n1, ये इस पे लगा रहा होगा, सपोज मैं बोल देता हूँ n2, बढ़िया। इस बॉडी पे और कौन सा फोर्स है, इस बॉडी पे एक ये फोर्स और लग रहा है, तो यानी कि इस बॉडी पे एक फोर्स इधर है F, सही है। और इस बॉडी पे कौन सा फोर्स है, ये जो m2 है, इसने एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, इस तरफ लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, सपोज वो n डैश बोल दे रहा हूं मैं, कुछ भी n डैश, क्लियर है। m2 ने इस पे n डैश लगाया, अब m1 ने इस पे n डैश लगाया होगा, तो इस बॉडी पे इधर n डैश होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, और m2 पे कोई फोर्स होगा क्या, नहीं, और कोई फोर्स नहीं होगा। ये F जो फोर्स है ये सिर्फ m1 पे लग रहा है, और m2 पे तो सिर्फ n डैश ही लग रहा है। बात समझ में आई, और कोई नहीं लग रहा है। तो ये जो फोर्सेस हैं, इतने फोर्सेस लग रहे हैं m1 और m2 पे। ये तो मैंने इसी में बना दिए, पर अगर मैं अलग से बनाना चाहता तो मैं अलग से भी बना सकता था, कि ऐसे m1 बनाता और बोलता कि इस पे m1g ऐसे लग रहा, इस पे F इधर लग रहा, इस पे n डैश भी, इस पे n डैश इधर नहीं है, सॉरी, इस पे n डैश इधर लग रहा, ठीक, और ऊपर इस पे n1 लग रहा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं m2 का बनाता तो m2 पे मैं बनाता कि आगे n डैश लग रहा, नीचे m2g लग रहा, और ऊपर n2 लग रहा, और कुछ नहीं। क्लियर है, तो ये है आपका m1 का FBD और ये है आपका m2 का FBD। FBD बनाने के बाद आप क्या करते हैं, देखो ये पूरा सिस्टम जो है वो वर्टिकली कोई मूव नहीं कर रहा, यानी वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी एक इक्वेशन तो हमको पता चली कि n1 बराबर m1g होगी इधर, और इधर जो इक्वेशन होगी वो होगी n2 बराबर m2g, यानी हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। सरफेस वाला, नीचे वाले सरफेस में जो लगा है वो तो मिल गया, पर मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस, ये n डैश निकालना है मुझे। तो बात समझ में आई।
तो एन डैश के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि देखो आपको यहाँ पर एक चीज माननी पड़ेगी कि ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है, साथ में चल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है, यानी कि m1 का जो एक्सेलरेशन है वही m2 का भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है इस तरफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि देखो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप बात करो तो यहां पर देखो ये क्या लिखोगे आप बोलोगे ये जो f है ये इस साइड है, एन डैश इस साइड है, और जो एक्सेलरेशन है इस बॉडी का वो इस साइड है कि नहीं, इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी इधर ही है। तो अब हम लगाएंगे एफ नेट बराबर एम ए, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लिखो और बराबर मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सही बात है। तो ये तो हमने वर्टिकल लिख दिया है ना, वर्टिकल, ये भी वर्टिकल के लिए लिखा है। अब हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहां पर जो लिखा जाएगा लिखा जाएगा F माइनस एन डैश नेट फोर्स बराबर m1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई। ऐसे ही इधर जो हॉरिजॉन्टल लिखी जाएगी वो आपकी लिखी जाएगी एन डैश बराबर m2 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। यस, इस वाली बॉडी पे एन डैश फोर्स है इस तरफ, तो एन डैश बराबर एम ए, क्लियर है, क्लियर है। तो नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए, सेकेंड लॉ का यूज किया, हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, ऑन सॉल्विंग 1 and 2, एक और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ माइनस एन डैश बराबर m1a और n डैश बराबर m2a, तो इन दोनों को ऐड कर लो। आप एक काम करो, क्या करो, ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये n डैश कट जाएगा क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बचेगा इधर f और इधर बचेगा m1 प्लस m2 इंटू a। तो a की वैल्यू क्या आई भाई साहब, आपकी a की वैल्यू आई f m1 प्लस m2, f अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। अगर a से n डैश निकालना हो तो यहाँ पे रख दोगे, तो m2 इंटू दिस एक्सेलरेशन इज n डैश, तो हमें n डैश भी मिल गया हमारा यहाँ से इधर लिख दूं या इधर लिख देता हूँ, चलो, है ना। यहाँ पे हमारा n डैश क्या आया, n डैश आया हमारा m2 इंटू एक्सेलरेशन यानी मास m2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू f m1 प्लस m2। तो हमको एक ये चीज निकालनी थी और एक ये चीज निकालनी थी, दोनों हमने निकाल दी। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। m1 और m2 साथ में मूव करेंगे, ये कंडीशन आपको दी हुई थी और नहीं दी हुई हो तो आपको मान लेनी है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने एफबीडी बना के, ये थोड़ा नए प्रकार का सवाल था, इसको सॉल्व किया। पॉज करें, लिखें शांति से, आराम से, समझ के, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज मुझसे पूछें। पॉज करके लिखना, लिखने की आदत जरूर डालना। स्क्रीनशॉट्स लेके मत बैठा किया, मतलब स्क्रीनशॉट लेके मत बैठना, है ना। स्क्रीनशॉट लोगे बाद में लिखोगे, उतना दिमाग में नहीं जाएगा। पॉज करके, भले ही आधे पौने घंटे का लेक्चर है, इसको देखने में आपको 1.5 घंटा लग जाए, और पॉज करके लिखते जाए उसी वक्त, है ना, बेटर फॉर यू। चलो बढ़िया, इसको मिटा देता हूँ। तो ये तो हुआ हमारा फोर्स। सेकंड लॉ पे और क्वेश्चन करते हैं आप। अब यही क्वेश्चन एक काम करते हैं, नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, मतलब नंबर्स वगैरह देता हूँ, है ना। अभी m1 m2 हम फिर दिया था, बट नंबर्स देता हूँ। पर उससे पहले एक चीज बताता हूँ। अभी हमने जो देखा, ये जो सवाल था, इसको ना शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको समझ में आ गई होगी अगर किसी ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हो। यहाँ पे फोर्स लग रहा था, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक था, तो क्यों ना मैं इसको एक सिस्टम मान लूं और ये एक्सेलरेशन ऐसे चल रहा है। अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स ये है,
तो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा एफ नेट ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। सही बात है। टोटल मास ऑफ सिस्टम इज m1 प्लस m2, नेट फोर्स इज F इन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया फटाक से, उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, है ना। तो ये आपको बोल सकते हो कि ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है उस सवाल को सॉल्व करने की। ये एक्सेलरेशन ये आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो खुद से बोलो, यहाँ पे जो एन डैश होगा, ऐसे एन डैश लग रहा होगा, एन डैश निकालने के लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। एन डैश बराबर एम ए होगा, तो एन डैश बराबर m2a था, तो f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए, ये आपका एन डैश आ गया। बोलो बात समझ में आई? आई थिंक आई होगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। बेटर आपको यही यूज करना चाहिए। वो एफबीडी तो बनाना मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपकी एफबीडी की प्रैक्टिस हो जाए, तो जब भी हम बहुत सारे बड़े बड़े सवाल करेंगे तो वहां पर आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए। तो एफबीडी की प्रैक्टिस अपन को पड़ जानी चाहिए। पर इस पर्टिकुलर सवाल में आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, m1 प्लस m2 सिस्टम मान के, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और अगर मैं बात करूं, एक अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12, सेम तरीके का सवाल है। उम्मीद करता हूं कि सबसे हो पाएगा। पॉज करके खुद से सॉल्व करना, सॉल्यूशन बाद में देखना, ठीक है। ये 2 kg, 2, 3 और 4 ले लो, 18 न्यूटन का फोर्स लगा लो। 2 kg, 3 kg, 4 kg और 18 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया आपने। क्लियर हुआ? तो इसमें आपको वही 2 चीजें बतानी है कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब 2 और 3 के बीच का एक, 3 और 4 के बीच का एक, मतलब 2 नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है। और सिस्टम अगर एक साथ मूव कर रहा है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। सिस्टम का एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको अभी यूज नहीं करनी है, आपको लॉन्ग मेथड से ही जाना है। शॉर्ट ट्रिक लास्ट में शॉर्ट ट्रिक लिख के इस तरीके से यूज करना है। ये आप लास्ट क्वेश्चन के बाद लिख सकते हो ऐसे शॉर्ट ट्रिक डाल के, ठीक है। नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है। ट्राई करें सब लोग, पॉज करें और ट्राई करें इसको, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, चलो आप, आई थिंक कर लिया होगा सबने ट्राई। तो देखो फिर से वही चीज जो अभी हमने पिछले सवाल में करी थी, एकदम बेसिक से देखेंगे, तीनों के एफबीडी बनाएंगे, तीनों पे फोर्सेस लिखेंगे। बोलो सही है? चलो सही है, लेट्स गो। तो सबसे पहले 2 kg का बनाता हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। 2 kg पे 2g नीचे लगेगा, बोलो सही है। n1 इसका बोल रहा हूँ, n2 इसका, n3 ऊपर ऐसे बोल रहा हूँ, तो इसका n1 इधर आ गया। बोलो सही है? सही है सर। इस पे एक फोर्स है, ये 18 न्यूटन का, तो ये 18 न्यूटन इधर लग रहा। बोलो सही है? सही है सर। और इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सोचो, ये जो 3 kg वाला है, ये 2 kg पे इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नहीं लगाएगा? सपोज मैं बोलता हूँ ये 2 kg वाला इधर एन डैश लगा रहा और ये इधर एन डैश लगा रहा, सही है। ये इधर एन डबल डैश लगा रहा, ये इस पे एन डबल डैश लगा रहा। तो मेरे को एन डैश और एन डबल डैश भी निकालनी है। तो मैं बोलूंगा 2 kg पे जो एन डैश है वो इधर कहीं आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? तो ये तो 2 kg का एफबीडी हो गया सर। अच्छा, अब बनाते हैं अपने 3 kg का एफबीडी। तो 3 kg का एफबीडी अगर बनाएंगे तो 3 kg पे अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे एक फोर्स है 3g, ऊपर n2 है, इधर n डैश है और इधर n डबल डैश है। दिख गया सबको? 3 kg पे n डबल डैश, n डैश, 3g, n2। बोलो सही है? ये 3 kg का बन गया। ऐसे ही आप 4 kg का भी बना सकते हो। 4 kg के लिए आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 4g लगेगा, यहाँ पे n डबल डैश लगेगा, यहाँ पे n3 लगेगा, दैट्स इट। और कोई फोर्स नहीं आएगा सर। बोलो सही है? एकदम सही है। अगर मैं सिस्टम का एक्सेलरेशन एक ही मानता हूं, और वो मुझे मानना ही पड़ेगा, सिस्टम हर बॉडी एक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर देखो वर्टिकल का तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है,
और ये n1 और n डबल डैश निकालना है, तो वर्टिकल अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे देख n1 की वैल्यू तो डायरेक्ट 20 मिल गई, अगर n1 निकालने को बोलते तो मैं बोल देता 20 न्यूटन, n2 कितना होता है 30 न्यूटन, n3 कितना होता है 40 न्यूटन। बेसिक सी चीज है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, चलो बढ़िया। अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन की, अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन की, तो इस डायरेक्शन में अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि 18 माइनस एन डैश बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ तीनों का ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, बोलो सही है। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेट फोर्स इधर 18 में से एन डैश गया 2 है, ऐसे ही एन डैश में से एन डबल डैश गया बराबर 3 है, क्लियर हुआ। ऐसे ही एन डबल डैश बराबर 4 है, क्लियर हुआ। ओके, अब ये 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, एन डैश मतलब एन डैश, एन डबल डैश और एक्सेलरेशन, ठीक है। इन तीनों में से 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ एन डैश, एन डबल डैश एंड ए, क्लियर हुआ। आप जब इनको सॉल्व करोगे, मैंने नोट्स में दिया हुआ है सॉल्व करके, कुछ नहीं करना है, एन डबल डैश की वैल्यू इधर रख दो, ठीक है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को उठा के इधर रख दो, मतलब कुछ भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। करके दिखाऊं? आई डोंट थिंक सो कि ये करके दिखाने की जरूरत है ना, बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप लोग खुद सॉल्व करें। एन डैश बेसिकली आपके पास 2-3 चीजें निकाल लोगे आप, एन डैश की वैल्यू निकाल लोगे, एन डबल डैश की वैल्यू निकाल लोगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे। इन तीनों की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। देखो मैं बोलता हूं कि देखो एन डबल डैश की वैल्यू आ रही है 8 न्यूटन, एन डैश की वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन 2 आ रहा है, एक्सेलरेशन 2 आ रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन 2 आ रहा है और एन डैश क्या आएगा, फिर यहाँ पे रख लो। देखो ये 2 2 जा 4, एन डैश इधर आया 18 में से 4 गया 14 न्यूटन, 2 2 जा 4, हाँ सही है, एन डैश आपका आ गया 14 न्यूटन। तो ये 3 वैल्यू आपके पास आ रही हैं, बहुत क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। अब इसको एक्सेलरेशन को अपन सिस्टम मान के भी निकाल सकते थे, देखो कैसे। टोटल मास देख लो कितना है, 2 3 5 4 9, तो 9 kg का मास है, उस पर 18 न्यूटन लग रहा, ठीक है। तो 80/9 कितना हुआ 2, डायरेक्ट आ गया। बात समझ में आई? जैसे ये डायरेक्ट आया तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, इन दोनों में डाल दो फटाक से, तो आपको एन डैश और एन डबल डैश मिल जाएगा। बात समझ में आई है इसमें, जहां भी आपको ठीक लगे, क्लियर हुआ है ना। तो एफबीडी बनाने आते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपको आएगा, क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके आप लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ तब तक आपको। चलो पॉज कर लो, लिख लो फटाफट। चलो पॉज करो, लिखो फटाफट। ओके मिटा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक कोई क्वेश्चन दिया है इस तरीके का कि एक ब्लॉक जो है M1 का है, उसके ऊपर M2 रख दिया है इस बार, है ना, और ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है ना, और अब बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 इफ ऑल सरफेसेस आर स्मूथ।
है ना। सरफेसेस स्मूथ वाली बात तो हम लेके ही चल रहे हैं, हर सवाल में बोलने की जरूरत नहीं है, अभी फ्रिक्शन हमने पढ़ा नहीं है, तो सरफेसेस हमारे लिए स्मूथ ही हैं, ठीक है। ऑयल सरफेसेस स्मूथ हैं, एक्सेलरेशन बताना है M1 और M2 का, ठीक। अब आप बोलते हैं सर इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं, फटाक से एक्सेलरेशन अकेला ही निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक लगा दो, जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। सिस्टम को मान लो, ये सिस्टम जो है एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है, ये फोर्स है, तो बस F/m1 + m2, इसका भी आंसर हो गया, है ना। पर वो गलत है, वो गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? सोच, ये जब बॉडी आगे जाएगी M2 पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना। M2 पर इधर कौन कौन से फोर्स, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M1 का और M2 का, बिना सोचे समझे। क्या बनाओ? फ्री बॉडी डायग्राम। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मैं बोलूंगा कि नीचे लगेगा M1 जी, इधर लग रहा है F, ऊपर कुछ लगेगा N1, ये 3 फोर्सेस होंगे M1 पे, और कोई फोर्स नहीं होगा, है होगा क्या? हाँ होगा। लॉजिकली अगर आप थोड़ा सा सोचे तो आप बोलेंगे कि ये अगर स्पैन डैश नीचे लगाएगा तो ये स्पैन डैश ऊपर लगाएगा, तो M2 पे एक और फोर्स होगा, मतलब M1 पे एक और फोर्स होएगा जो नीचे की तरफ होएगा, वो कितना होएगा? वो N डैश होएगा। बात समझ में आई? हाँ सर आई। फिर से बना लेता हूँ अच्छे से। ये M1 पे एक फोर्स M1 जी, नीचे N डैश, ऊपर N1 और इधर F। बोलो सही है? आई थिंक सही है, बढ़िया एकदम। M2 की अगर बात करूं तो M2 पे क्या लगेगा? देखो M2 पर एक फोर्स ऊपर लगेगा N डैश, और एक फोर्स नीचे लगेगा M2 जी। और कोई फोर्स होगा? सोच लो आराम से, देख लो आराम से, है ना। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन तो ये था फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स when all surfaces are smooth, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि जब M1 मूव करेगा तो M2 उसके साथ चिपका नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से मेरे को लॉजिकली एक बात समझ में आती है कि इस पर्टिकुलर जगह पे मैं लिखूंगा N1 बराबर M1G प्लस N डैश, वर्टिकल, मतलब वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, और हॉरिजॉन्टली मैं लिखूंगा F बराबर M1 इंटू A1 बोल लो आप। A1 इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 1 और इसका एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 सेम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब ये मूव आगे करेगा तो वो अपनी जगह ही रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स आगे है नहीं। बात समझ में आई? इसलिए हम सेम नहीं ले सकते, ठीक है, कुछ अलग अलग मान लेते हैं। पिछले के केस में वो सेम होता था जब साथ में रखे होते थे ब्लॉक्स, है ना, एक के बगल में एक। पर अभी हम ब्लॉक के ऊपर एक रख दिया और स्मूथ बोल दिया सरफेस, तो सेम एक्सेलरेशन के ब्लॉक्स नहीं होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, इन्हीं को हम आगे भी जाएंगे सवालों में, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए इतना, चलो बढ़िया। N1 बराबर M1G प्लस N, F बराबर M1 A1, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से A1 एक्सेलरेशन आ गया आपका। देखो सेकेंड इक्वेशन खुद आपको एक्सेलरेशन दे रही है ब्लॉक 1 का, कितना आया? F/m1। ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन आगे की तरफ F/m1 होगा, बढ़िया। ब्लॉक 2 के केस में आप बोलोगे कि जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप बोलोगे N डैश बराबर M2G होगा। ये तो क्या कह सकते हैं अपना वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली अगर आप बात करो तो नेट फोर्स आपका 0 है क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और आप बोलोगे मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो यहां से आपको पता चला कि एक्सेलरेशन जो है सेकंड ब्लॉक का वो 0 आएगा, और फर्स्ट ब्लॉक का क्या आएगा? F/m1
m1 आएगा। बोलो समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस सवाल में m1 का एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है सिर्फ m1 पे लग रहा है ना, तो डायरेक्ट लिख दो F/m1 इसका एक्सेलरेशन। इस पे कोई फोर्स नहीं है इधर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। पॉज करें और लिख लें। हाँ, आपसे अगर n1 n' पूछता तो आप देखो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके निकाल सकते हो। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, पॉज करें, लिखें। ओके, अब बढ़िया सा एक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं आप में से। ठीक है, कम क्वेश्चन नंबर आपका है, हो गया ये 14th आई थिंक, है ना? क्वेश्चन 14th। इसमें आपको बोला है कुछ ऐसा, सवाल नहीं लिखा रहा पर समझ में आएगा आपको, कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ये 5 kg का है, ये 2 kg का है। ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स 5 kg पे लगा दिया। बोला कि सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। क्या हैं? स्मूथ हैं। और आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द टाइम इन विच 2 kg falls off 5 kg। 2 kg falls off 5 kg। और आपको एक चीज और दी है कि 5 kg ये 4 मीटर में रखा हुआ है। जो ऊपर 2 kg है वो बोल सकते हो आप कि सोचो जब ये आगे मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 ही रहेगा, तो यानी कि उधर का उधर ही रहेगा, पर ये आगे निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? सही बात है। अब ये कितना आगे निकल जाएगा तब वो गिरेगा? 4 मीटर आगे निकल जाएगा तब वो गिरेगा। बात समझ में आई? हाँ सर आई। तो 4 मीटर आगे निकलने पे वो गिरेगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं उसको 4 मीटर इधर चलना है, अगर इस पे बैठ के उसको देख रहे होंगे तो। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये 5 kg तो आगे चला जाएगा, 2 kg अपनी जगह पे गिर जाएगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? हाँ गिरेगा सर। सही है, बढ़िया है। तो कितने टाइम में गिरेगा, कितना क्या है वो सब बताना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, सवाल को सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, क्या होगा, तो आप एक ही चीज हो जो कर सकते हो, वो ये है कि आपको इसमें ना ऑब्जर्वेशन की जगह बदलनी पड़ेगी। अगर मैं बाहर से देखूंगा तो ऐसा होगा कि 5 kg आगे चला जाएगा, 2 kg अपनी जगह पे नीचे गिरेगा। पर अगर मैं 5 kg पे बैठ के देखूंगा, अगर मैं 5 kg पे बैठ के देखूंगा, ठीक है, हमें ऑब्जर्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह हमने पढ़ा है, तो हम देखते हैं जानते हैं कि रेफरेंस फ्रेम पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो हम कहाँ से चीजों को देख रहे हैं उस हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि आप इधर बैठ जाओ, फिर आप देखो 2 kg को, तो आपको 2 kg पीछे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप तो आगे जा रहे हो। यार बिल्कुल वैसी ही बात है, ट्रेन में अपन चल रहे हो तो जो ट्रेन के बाहर जो पेड़ लगा रहता है वो पेड़ हमको पीछे की तरफ जाते हुए नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम आगे जा रहे होते हैं, ट्रेन पेड़ कहीं नहीं जा रहा होता, पर हम आगे जा रहे होते तो पेड़ पीछे की तरफ जाता है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है? तो इन द सेम वे जब 5 kg पे बैठ के तू 2 kg को देखेगा तो 2 kg तुझे पीछे जाते हुए नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बोल रहे हो आप, परफेक्ट बोल रहे हो सर, एकदम बढ़िया। अच्छा, तो यानी कि 2 kg हमको पीछे तरफ जाता नजर आएगा। अब 2 kg को कितना पीछे जाना है कि वो जमीन पे गिर जाए? मैं बोल सकता हूँ 4 मीटर। अरे यार 4 मीटर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? क्योंकि जब मैं इधर बैठ गया तो मेरे लिए तो 5 kg रेस्ट पे हो गया ना। अरे यार मेरे लिए तो ट्रेन रेस्ट पे है, ट्रेन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसको ट्रेन चलती हुई नजर आएगी, पर मैं खिड़की विड़की बंद कर दूं तो ट्रेन के अंदर बैठूं तो ट्रेन थोड़ी मुझे चलती हुई नजर आएगी। हाँ, आवाज मुझे बताएगी कि ट्रेन चल रही है, पर मेरे लिए ट्रेन रेस्ट पे है। बात समझ में आई? तो ऐसे ही मेरे लिए 5 kg रेस्ट पे आ गया और मेरे लिए 2 kg मूव करने लगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम,
है ना। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है। अब 2 kg मूव करने लगे, यानी 2 kg को पीछे कितना जाना है, 4 मीटर जाना है। तो 4 मीटर वो जितनी देर में चला जाएगा उतनी देर में वो गिर जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट that is we are going to use in this particular question। बात समझ में आई? तो मैं ऐसी बात करूंगा, मैं बोलूंगा सर कि ये जो एक्सेलरेशन है 5 kg का, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 5 kg, मैं बोल सकता हूं कि वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा नेट फोर्स ऑन 5 kg अपॉन 5 kg। ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली चीज तो ये क्लियर हुई, यानी कि 5 kg इधर 2 से जा रहा, पर अब जब मैं इस पर बैठ गया, है ना, with reference to 5 kg, with reference to 5 kg, acceleration of 2 kg is equal to -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो होगा नहीं होगा? माइनस का मतलब यह है कि इसका एक्सेलरेशन इधर था तो 2 kg का पीछे है। अगर 5 kg वाले को पॉजिटिव लेता हूं तो इस वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। बोलो सही है? सही है। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, यानी कि हमारी कहानी कुछ जैसी हो गई कि एक बॉडी है जो इधर चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 4 मीटर। बात समझ में आई? जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो ये तो बिल्कुल अपना क्या है भाई साहब, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्सेलरेशन दिया, यू दिया है, क्या निकालना है, टाइम। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, बहुत सिंपल सा। एस की वैल्यू कितनी है 4, यू की वैल्यू कितनी है 0, इंटू टाइम मुझे निकालना है, छोड़ो, हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 2, टाइम की वैल्यू निकालनी है टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आया 4, ये 2 से 2 कट गया, यानी टी स्क्वायर बराबर 4, यानी टी बराबर ±2, है ना, यानी कि टी बराबर +2 सेकेंड्स, क्योंकि -2 सेकेंड्स तो हो नहीं सकता, यानी 2 सेकेंड में वो 2 kg का ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। समझ आया? आया नहीं आया? यार हाँ ना तो बोलो, जहां भी बैठे हो बोल तो सकते हो हाँ या ना, मेरे तक पहुंच जाएगी आवाज। आई थिंक आ गया होगा समझ में। पॉज करें, लिख लें। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट था। कंसेप्ट ये था कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होता है ग्राउंड के फ्रेम में, पर 5 kg के फ्रेम में देखोगे तो वो पीछे जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, ओके। लिख लो आराम से, पॉज करो, फटाफट लिखो। ओके, ओके, so let's start with next question, that is question number 15, है ना। और क्वेश्चन करते हैं आओ, है ना। मस्त सवाल है, एकदम मजे आ रहे होंगे आपको भी, मुझे भी आ रहे हैं कराने में। अब आपको ऐसा स्ट्रिंग में 2 मास बांध दिए, है ना। सारे टाइप के सवाल करा रहा हूं क्योंकि जब हम इसको बल्क लेवल पे लेके जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट। तो समझते जाएं प्लीज, ये ना सोचें कि क्या करा रहे हैं सर, ये तो किताब में दिया ही नहीं है। अरे किताब में जो चीजें दी हैं वो समझाने के लिए ये कराना जरूरी है। बात समझ में आई? हाँ, चलो यहाँ पे आपने कुछ लगा दिया फोर्स F, ये M1 M2। बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन, है ना। आपको सिंपल ढूंढना है सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम and tension in the string. Find out acceleration of system and tension in string. ठीक है, टेंशन का कंसेप्ट क्या होता है भाई साहब? टेंशन का कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है। देखो इधर, ये आपने F इधर लगाया तो इधर टेंशन लगेगी, इधर टेंशन लगेगी। बोल लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी सर, हम जानते हैं।
सरफेसेस स्मूथ वगैरह है, ये सब मानना है। सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, तो मैं मानता हूं इसका भी ए है और इसका भी ए है, क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, रस्सी टूटेगी नहीं, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, तभी सिस्टम का एक्सेलरेशन बोला है। ठीक, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आप बोल सकते हो सर सिस्टम ही मान रहे हैं तो m1 प्लस m2 मान लो और f अपॉन m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना, तो वो सही है, उतना ही आएगा। पर हम इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड से, दैट इज FBD। कैसे सॉल्व करेंगे? m1 का FBD बनाओ। चलो m1 का अगर FBD बनाओगे, m1g और नॉर्मल रिएक्शन नहीं बना रहा मैं, वर्टिकल में कुछ नहीं बना रहा मैं, सारे फोर्सेस बनाते हैं, पर मैं FBD भी ऐसा बना रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे काम का सिर्फ वही है। तो मैं बोलूंगा कि देखो ध्यान से सर, इस पे तो टेंशन T आगे लग रही और ये A से आगे जा रहा, और कुछ है नहीं इसके पास। बात समझ में आई? अगर मैं m2 की बात करूं तो आप बोलोगे सर इस पे देखो F तो ऐसे लग रहा है, टेंशन T पीछे लग रही है और इसका एक्सेलरेशन A आगे है। बात समझ में आई, है ना? अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखूं तो मैं बोलूंगा T बराबर m1 है, क्योंकि टेंशन ही इसका ma बना रही। इसमें मैं क्या लिखूंगा? F माइनस T बराबर m2 है। बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ऐड कर दो 1 और 2 को। ऐड करूंगा 1 एंड 2 को जैसे ही, तो मुझे देख T से T कट जाएगा, F की वैल्यू मिलेगी m1 प्लस m2 इंटू A, विच गिव्स एक्सेलरेशन बराबर F अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि अगर मैं m1 m2 को सिस्टम मानूं और m1 प्लस m2 टोटल मास मानूं, तो फोर्स अपॉन टोटल मास एक्सेलरेशन लिख सकता हूं इस पूरी बॉडी का साथ में, बिल्कुल वैसे ही जब दो ब्लॉक अटैच करके रखे रहते थे। बात समझ में आई? हाँ सर आई। टेंशन को निकालने के लिए मैं बोलूंगा टेंशन बराबर m1 ए दिया है, m1 इंटू ए की वैल्यू आपकी F अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन आ गई आपकी। बात समझ में आई? तो ये बेसिक से सवाल है कि आपको रस्सी लगा दो, ब्लॉक साथ में रख दो, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सारी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं कि आपको डर ना लगे कि अरे यार ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक किया है हमने। क्या करते हैं इसमें ये रहता है कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 0 होता है, ब्लॉक के साथ ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं, सिस्टम मान के एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। रस्सी से बांधे हुए दो ब्लॉक्स, सिस्टम मान के एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसमें है कि नहीं है? देखो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो ना, यू कैन यूज शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस, यू कैन यूज शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस by assuming a system of m1 plus m2, assuming a system of blocks, system of m1 plus m2। हाँ या ना? हाँ सर, परफेक्ट। पॉज करें और लिखें। ओके तो ऐसा कैसा, मैं एक सवाल और देता हूं, वो शायद आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है? चलो ये डाल देता हूं, ऐसे कैसा सवाल 2 1 3 एक्सेलरेशन 6, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 16 करके मैंने लिखा है आपके नोट्स में, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं बस बता ही रहा हूँ। ये एक है 2 kg, फिर रस्सी, फिर 1 kg, फिर रस्सी और फिर 3 kg, और इन तीनों पे मिला के यहां से फोर्स लगाया ऐसे 6 न्यूटन का, ठीक है? आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, है ना, और आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है? टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा तरीका है, टेंशन बनाना पड़ेगा आपको, इधर T1 होगी, इधर T1 होगी, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, यहाँ T2 होगी,
यहाँ T2 होगी, मतलब आपको T1 T2 फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखो एक्सेलरेशन में बार बार 4 इक्वेशन लिख के नहीं निकालूंगा, मेरे पास, मुझे पता है कि दिमाग लगा के मैं सिस्टम मान के एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं फटाक से। देखो सिस्टम माना, टोटल फोर्स 6, टोटल मास 2 + 1 + 3, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फटाक से शॉर्ट ट्रिक यूज करके। बढ़िया। अब T1 और T2 निकालनी है, तो T1 निकालने के लिए इस पे लिख देता हूं 3 kg पे, 3 kg का FBD बनाता हूं T1 के लिए। यहाँ T1 लग रहा, इधर F लग रहा, और इधर इसका एक्सेलरेशन भी है। तो अगर इसमें वो मैं लिखूंगा F नेट बराबर FMA, तो F - T1 = मास 3 × A। बोलो सही है। F की वैल्यू 6 दी है, T1 आपको निकालना है, 3 × एक्सेलरेशन 1 आया, तो T1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई? देखो आपको T1 की वैल्यू आपके पास 3 न्यूटन आई। कितनी आई? 3 न्यूटन। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप T2 निकालना चाहते हो तो 1 kg या 2 kg पे लिख दो, ठीक है। 2 kg पे लिख दे रहा हूं। 2 kg पे हमें पता है T2 आगे है और इसका एक्सेलरेशन भी A है इधर, यानी T2 बराबर 2A। सही है, यानी 2 × 1 यानी कि 2 न्यूटन। क्लियर हुआ? यानी टेंशन 2 न्यूटन है और T1 3 न्यूटन है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं लास्ट क्वेश्चन एक जो है वो आपके लिए एग्जाम्पल, मतलब ये जो क्वेश्चन 17 है ये आपका होमवर्क हो गया। ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में या तो मैं करा दूंगा या फिर जिसको डाउट हो वो मुझसे पूछेगा, सिर्फ मैं उसको ही कराऊंगा, है ना, सबको मैं कराऊंगा नहीं। बाकी नोट्स में मैंने इसको कर रखा है। बहुत इजी सा सवाल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये 8 kg, ये 7 kg। आपको बोला कि फोर्स ऐसे लगाया इस बार 30 न्यूटन, ठीक है। एंगल दिया आपको 60 डिग्री। सवाल सेम है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस F के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक इधर और एक इधर। पूरा काम का कौन सा कंपोनेंट होगा? सिर्फ इधर वाला होगा, नहीं होगा। तो ये आपका F नेट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और 8 और 7 15 हो जाएगा। तो जो भी आपका F आए अपॉन 15, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा और फिर FBD बना के यहाँ पे टेंशन निकल जाएगी। बात समझ में आई? सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। और फिर ये सब भी अगर निकालना चाहो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लग रही है तो वो भी निकाल सकते हो साथ में सवाल के। हालांकि मैं सवालों को तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ, कि अभी हॉरिजॉन्टल वाला ही करा रहा था, ठीक है। तो ये आप लिख लें अच्छे से और ये आप नोट डाउन कर लें और सॉल्व करना होमवर्क में, ठीक है। पॉज करें, लिख लें। ओके, सो यहाँ पर ही इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे पुली की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, मतलब पुली प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो थर्ड लॉ पे होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। साथ में इम्पल्स भी बता दूंगा मैं उसी में, ठीक। तो 2 लेक्चर हमारे ये हो गए। थर्ड लेक्चर में मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद 2 जो लेक्चर होंगे उसमें वो लास्ट वाले जो टॉपिक हमारा बैंकिंग रोड और कर्व्ड रोड वो हम खत्म करेंगे। और ऑलमोस्ट अराउंड 4 लेक्चर्स और आने वाले हैं इसमें, और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दी जाएंगी एनसीईआरटी और भी रेफरेंस बुक्स से, वो आपको सॉल्व करनी होंगी, ठीक है। 24th डेट तक मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और बस बढ़िया, कोई भी डाउट हो तो मुझको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।